एक और बड़ी अपडेट। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति के खिलाफ केस हो गया है। अनुराग प्रजापति के खिलाफ रंगदारी और धमकी का मामला दर्ज हुआ है। लखनऊ में एनी टाइम नाम का जिम चलाता है अनुराग प्रजापति और जिम में नौकरी करने वाले अभिषेक यादव ने केस दर्ज करवाया। सैलरी मांगने पर अनुराग पर घर जाकर धमकी देने का आरोप। तो ये अनुराग प्रजापति पर मामला, जिम में नौकरी करने वाले अभिषेक यादव ने ही केस दर्ज कराया है। आरोप है कि सैलरी जब मांगी तो घर जाकर धमकी दी गई उसके। अब खबर औरैया से है। यहां बेखौफ दबंगों ने दलित युवक को कार से बाहर निकालकर जमकर उसकी पिटाई कर दी है। और बड़ी बात यह है कि दिव्यापुर थाने के सामने सब कुछ होता रहा और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस दौरान युवक ने जान बचाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन दबंगों ने दौड़ाकर उसके साथ मारपीट की। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बाद में पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी। पीड़ित ने कुल 5 दबंगों पर केस दर्ज कराया। हालांकि दलित युवक से मारपीट के आरोपी दबंग अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और अगर पुलिस की माने तो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल की एक फैक्ट्री में आग लगने से भारी नुकसान की खबर आ रही है। इस कंपनी में एलईडी बल्ब बनाया जाता था। शक्ति इंडस्ट्रीज नाम की फैक्ट्री में आग लगने के बाद अफरा तफरी फैल गई। कुछ ही पलों में धुआं फैल गया और आग ने फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचे, आग बुझाने के प्रयास में जुटे और कहा यह जा रहा है कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट था। अगली खबर भदोही से है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही वहां से सामने आ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाहरी लोगों से कई पुरुषों की नसबंदी करा दी गई और उसका फोटो वायरल होने के बाद फर्जीवाड़ा प्रकाश में आ गया। प्रमुख सचिव के रिपोर्ट तलब करने के बाद स्वास्थ्य महकमा नींद से जागा है और सीएमओ ने 3 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेज दी है। अब इस जानलेवा और घोर लापरवाही से हुई नसबंदी में कार्रवाई का इंतजार है। आरोप यह भी है कि जिले का स्वास्थ्य विभाग दोषियों को बचाने में जुटा हुआ है। सीएससी लेवल पर ही जो है वहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों के बीच की राजनीति थी, जो इसको वो किया गया है। और प्रमुख सचिव साहब ने हमसे रिपोर्ट मांगी थी। मैंने सेम डे जो भी रिपोर्ट है सच क्या है विद प्रूफ जो है हमने भेज दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कौशाम्बी से है। जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच झड़प की खबर आ रही है। एक पक्ष ने दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया है। गोली लगने से कोचिंग से पढ़कर घर जा रहे छात्र घायल हो गए। छात्र के गाल में छर्रे लगे हैं और घायल छात्र को हॉस्पिटलाइज कराया गया। दबंगों ने घर और दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की है। पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची है। पूरे गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। घटना कौशाम्बी के पैंसा थाना इलाके के रमसाहेपुर की है। 3 तस्वीरें इसी घटना से जुड़ी हुई। गोली लगने से छात्र जख्मी है। उसके चेहरे पर छर्रे लगे हुए हैं। तोड़फोड़ की गई है। घायल छात्र जो है वो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये रमसाहेपुर की घटना है, कौशाम्बी के पैंसा थाना इलाके की। आगे बढ़ते हैं। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी पर हमले का आरोप है। हाजी मुख्तार के परिवार पर 2 गाड़ियों में आग लगाने का आरोप है। गाड़ी में आग लगने से पहले लाठी डंडों से मारपीट का आरोप है। पुरानी रंजिश में मारपीट और आगजनी का आरोप है। मऊ पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर। गाड़ी में आग लगने से पहले लाठी और डंडों से मारपीट का भी आरोप है। तोड़फोड़ के बाद 2 गाड़ियों में आग लगाने का आरोप है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है इसके पीछे। आगजनी का आरोप है और मऊ पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुरानी रंजिश में मारपीट और आगजनी का आरोप। हाजी मुख्तार के परिवार पर 2 गाड़ियों में आग लगाने का आरोप। हमने थाने पर तहरीर दिया और प्रशासन गई, मेरी गाड़ी को ज़बरदस्ती से खींच करके थाने लेके आई और अब तक जो है कि एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई है। कौन सी गाड़ी थी? बोलेरो। कौन लोग लगाए हैं, क्या वजह है? जी मैनुद्दीन के लोग लगाए हैं, सभी लोग मिलकर।
हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, पूरा मामला बताएं। जी, मैं बता दूं कि ये बीती शुक्रवार की रात का मामला है और ये थाना सारा लखनसी के सरवा गांव का मामला है। इसमें सीधा आरोप मुख्तार अंसारी के एक हाजी मुख्तार करके, जो कि मुख्तार अंसारी के समर्थक माने जाते हैं, और इनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई भी हुई है। जिला प्रशासन ने इनकी करोड़ों की संपत्ति, जो एक शॉपिंग मॉल था कई करोड़ का, उसे जो है सील भी किया है। इनका आरोप है, शमशेर अली का आरोप है कि इन लोगों ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपना दबाव बनाए रखने के लिए लगातार कुछ न कुछ ये दबंगई करते रहते हैं। और एक पुराने मामले में इन्होंने इनके 2 गाड़ियों को हथौड़े से तोड़कर उसमें आग लगा दिया। हथौड़े से तोड़ने के बाद उसमें आग लगाया, जिसका इनका दावा है कि इनके पास इनका सीसीटीवी फुटेज भी है। ये इन्होंने संबंधित थाने की पुलिस से गुहार भी लगाई, लेकिन पुलिस जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से हीला हवाली कर दी। लेकिन जब मामला मीडिया के संज्ञान में आया, तब जाके तुरंत इस पे आनंद फानंद में कार्रवाई करते हुए 9 लोगों के खिलाफ मामले एफआईआर दर्ज कर उस पर कार्रवाई करने का, और उसे जो है उन लोगों के अभी फिलहाल तो उन्होंने एफआईआर तो दर्ज कर, लेकिन आरोपी जो है फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में ये पीड़ित पक्ष जो है अपने पत्नी और अपने परिवार के साथ आला अधिकारियों के पास जा रहा है, गुहार लगा रहा है कि इनको सुरक्षा दी जाए तथा इनकी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कराई जाए। लेकिन इनकी गाड़ी को भी पुलिस ने रिकवर करके थाने में रख लिया है। ठीक है राहुल, बहुत धन्यवाद आपका। और एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आगरा से इस वक्त हमारे पास। एचएमए ग्रुप के खातों की जांच अभी भी जारी है। आईटी की टीम अभी भी आगरा में मौजूद है। बोगस खातों को लेकर 2 बैंक के प्रबंधकों से भी पूछताछ कर रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम। बैंक के सीसीटीवी फुटेज को इनकम टैक्स की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान से ट्रांजैक्शन की बात भी सामने आई है और पाकिस्तान कनेक्शन पर ताजगंज के मदरसा संचालक से भी पूछताछ की जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने मदरसा संचालक से पूछताछ की है। नितिन उपाध्याय फोन लाइन पर है। नितिन, ये जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जांच का दायरा बढ़ रहा है। एचएमए ग्रुप के जो मालिक हैं जुल्फिकार एंड ब्रदर्स, उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल 100 करोड़ रुपए तो सरेंडर उन्होंने आईटी की जो जांच 4 दिन चली, मेन जांच चली, उसमें सरेंडर किए हैं। लेकिन उसके साथ ही तमाम जो बोगस खाते हैं, यानी ऐसे खाते जो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर खुलवा लिए गए, उसको जानकारी नहीं है और उसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन है, ये कहीं ना कहीं एचएमए ग्रुप के मालिकान के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। और ये खाते खुलवाए गए, इसमें कहीं ना कहीं बैंक प्रबंधकों की भी मिली भगत सामने आई है। तो 2 निजी बैंक के मैनेजरों से आईटी के अधिकारियों ने पिछले 2-3 दिन से लगातार पूछताछ की है। इसके साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज है, बैंक की हार्ड डिस्क है, उसको भी वो लेकर गए हैं, उसको एग्जामाइन कर रहे हैं। कौन ऐसे लोग थे जिनके नाम पर खाते खोले गए, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं थी कि उनके नाम पर खाते खोले गए, खाते में करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसके साथ ही क्योंकि पाकिस्तान से ट्रांजेक्शन की खबर और जो व्हाट्सएप चैट है, डिटेल्स है, वो आईटी के हाथ लगी है। इस मामले में अब खुफिया एजेंसी है वो इसमें अलर्ट है और देश की टॉप खुफिया एजेंसी के कुछ ऑफिशियल्स ने आगरा के ताजगंज स्थित एक मदरसे में पहुंचे और उसके जो संचालक है उससे घंटों पूछताछ की है। कल की ये घटना बताई जा रही है। तो कुल मिला के अब धीरे धीरे शिकंजा कस रहा है। एक तरफ इनकम टैक्स ऑफिशियल्स, इसके साथ ही देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी उसके भी रडार पर एचएमए ग्रुप आ गया है। क्योंकि जिस तरीके से इस्लामाबाद के कश्मीर हाउस के सामने से एचएमए के 3 भाइयों का फोटो आया है, इसके साथ ही जो एक कहा जाए उनके खाते में उन्होंने पैसा रूट कराया पाकिस्तान से, तो कहीं इससे देश की सुरक्षा को खतरा तो नहीं उत्पन्न हो रहा। इसके लिए खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी नितिन, धन्यवाद आपका। चलिए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। खतौली की बात करते हैं। आरएलडी वहां मदन भैया को अपना उम्मीदवार बना सकती है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मदन भैया आरएलडी के उम्मीदवार हो सकते हैं खतौली सीट से। कल उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो सकती है आरएलडी के द्वारा। यह भी एक और महत्वपूर्ण जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे पास। गुर्जर बिरादरी से आते हैं पूर्व विधायक मदन भैया, और जो जातिगत गठजोड़ साधने का प्रयास है आरएलडी के द्वारा वो है जाट, गुज्जर और मुस्लिम। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर है हमारे साथ और उनके पास ज्यादा जानकारियां हैं इस बाबत। बताइए अनुभव, क्या सूचना प्राप्त है आपको? देखिए, बिल्कुल गठबंधन में ये सीट आरएलडी को गई है और जयंत चौधरी आज खुद वहाँ पर 3 जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन आरएलडी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। और जो बात पहले आरएलडी के लोग कह रहे थे कि वहाँ पर या तो सैनी बिरादरी को चुनाव लड़ाएंगे या फिर गुर्जर बिरादरी से किसी व्यक्ति को, तो अब मदन भैया का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि मदन भैया को आरएलडी वहाँ पर अपना उम्मीदवार बना सकती है। और आज जयंत चौधरी की जो हम क्या 3 जनसभाएं हैं
वहां पर वो कहीं न कहीं इस पर लोगों से बात भी करेंगे और कल घोषणा हो सकती है आरएलडी के उम्मीदवार की। देखिए, जिस तरीके से 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए, सतौली सीट भी अगर हम कहें तो आरएलडी के खाते में पहले थी और वहां पर बीजेपी के विक्रम सैनी ने तकरीबन 16,000 से ज्यादा मार्जिन से आरएलडी उम्मीदवार को मात दी थी। तो इस बार थोड़ी सी आरएलडी अपनी रणनीति को चेंज कर रहा है और इस बार कोशिश है कि गुर्जर बिरादरी के नेता को वहाँ चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि वहाँ पर गुर्जर समुदाय का भी वोट है, इसके अलावा सैनी समुदाय का भी वोट है। तो कोशिश यही है कि किस तरीके से चुनाव लड़ाकर इस बार कम से कम इस बाई इलेक्शन में एक सीट तो अपने नाम की जाए। लेकिन बीजेपी बार बार यही कह रही है कि वो सीट जो है वो बीजेपी की सीट है और वहाँ पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से बीजेपी जीत हासिल करेगी। ये तो अब जब चुनाव होगा 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे तब तय होगा कि कौन जीतता है, किसे जिताती है जनता वहाँ। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने भी अपने नामों का पैनल भेज दिया है, उसकी भी घोषणा हो जाएगी और हो सकता है कि कल तक आरएलडी भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दे। जो भी हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में हो गया। राजेंद्र जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। तो कल आरएलडी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। बहुत जल्दी बीजेपी भी अपना उम्मीदवार घोषित करने वाली है। लिस्ट जो है या उम्मीदवार का नाम जो है वो केंद्रीय कमेटी के पास बीजेपी के द्वारा भेज दिया गया है। और आज खतौली में राष्ट्रीय लोकदल की 3 रैलियां, आज जयंत चौधरी करेंगे 3 रैलियां। स्थान है इनके पिपलेहड़ा, तिसंग और मंसूरपुर। इन 3 स्थानों पर राष्ट्रीय लोकदल की जनसभाएं हैं और आज या कल इन 2 दिनों में राष्ट्रीय लोकदल आज से कल के बीच में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकता है। और हम आपको बता रहे हैं अभी कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से मदन भैया उम्मीदवार हो सकते हैं, गुर्जर समुदाय से आते हैं। खतौली उपचुनाव को जीतने के लिए सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुकाबला राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच है और इसीलिए जयंत चौधरी पूरा जोर लगा रहे हैं। इस चुनाव में किसानों की क्या भूमिका होगी, वो क्या सोचते हैं, एबीपी गंगा के संवाददाता तनुज शर्मा ने किसानों के मन की बात को समझने का प्रयास किया। खतौली का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है और आज राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी यहां पर 3 जनसभा करने जा रहे हैं। आप ये देखिए कि ये सबसे पहले जो पीपलहेड़ा गांव है, इस पीपलहेड़ा गांव में जो जनसभा है जयंत चौधरी की, वो जनसभा होनी है और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेताओं ने यहाँ पर पूरी ताकत झोंक रखी है और राष्ट्रीय लोकदल की पूरी कोशिश है कि चाहे जैसे भी हो यहाँ पर जो जीत का परचम है वो लहरा दिया जाए। चूंकि यहाँ पर बीजेपी की बात हो या राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की बात हो, आमने सामने का कड़ा मुकाबला होगा। आज जयंत चौधरी यहाँ पर जो 3 जनसभा करने जा रहे हैं, पहली जनसभा जो है उनकी पीपलहेड़ा में होगी, दूसरी तिसंग में होगी और उसके बाद जयंत चौधरी मंसूरपुर में जाएंगे। आज ये चर्चाएं चल रही हैं कि आज ही जयंत चौधरी यहाँ पर जो प्रत्याशी है उस प्रत्याशी का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि 2 समीकरण पर जयंत चौधरी यहाँ पर जो टिकट है वो घोषित करेंगे और उसको लेकर जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म है। पहला जो समीकरण है वो जाट, मुस्लिम और गुर्जर समीकरण पर जयंत चौधरी यहाँ पर प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं और जो दूसरा समीकरण है वो जाट, मुस्लिम और एससी समीकरण भी जयंत चौधरी यहां पर बैठा सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं वो यहां पर आने शुरू हो गए हैं। किस तरह की जो तैयारियां हैं उनका यहां पर जायजा ले रहे हैं। तमाम यहाँ पर आसपास के जो गांव के लोग हैं उनमें भी पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेता यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि आज जो जनसभा है उनको पूरी तरीके से सफल बनाया जाए। तमाम यहाँ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जयंत चौधरी की आज 3 जनसभा है, एक नहीं, किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज विधानसभा में 3 कार्यक्रम लगे हैं। तो कार्यकर्ता में बहुत ज़्यादा जोश है कि किसानों की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल और किसानों के ये समझिए कि एकमात्र नेता पूरे देश में जैन जी है। तो किसान आज आपको भरपूर सड़कों में मिलेगा और पूरी विधानसभा से बहुत जिम्मेदार और हर जाति के लोग जैन जी को सुनने आएंगे। कुछ युवा हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया ने जयंत चौधरी। हाँ जी, जयंत चौधरी जी आ रहे हैं हमारे गाँव में और आज से चुनाव का आगाज हो जाएगा और राष्ट्रीय लोकदल के लिए बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, बढ़िया तरीके से लड़ेंगे। हाँ जी, बहुत। सामने कह रहे हैं बीजेपी से तो कड़ा मुकाबला होगा। कड़ा मुकाबला तो पहले था, अब तो कड़ा मुकाबला खत्म हो लिया बिल्कुल। यहाँ से अजीत सिंह जी चुनाव लड़के गए थे, सारी खाई खत्म करके जो भी इन्होंने नफरत यहाँ से घोल ली है हमारे यहाँ आके, वो सब खत्म हो चुकी है। अब तो यहाँ से किसान हैं, सब ज़्यादातर किसान बेल्ट है और राष्ट्रीय लोकदल किसान की पार्टी है, तो यहाँ से उसी आधार पर वोट डलेंगे।
अच्छा, उसी आधार पर वोट डालेंगे। हाँ चौधरी साहब, क्या तैयारी है? जयंत चौधरी आ रहे हैं, आज तो सियासी तापमान चढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया तैयारी है, उनके स्वागत में पूरा गांव एकजुट होकर लगा हुआ और पूरी बेल्ट जितनी भी है वो सब जयंत चौधरी के सम्मान में खड़ी है। अब एक बड़ी अपडेट हमारे पास है। AIMIM के यूपी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का समाजवादी पार्टी पर हमला सामने आ रहा है। मैनपुरी में सपा को अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा, कह रहे हैं मोहम्मद फरहान। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। भाजपा को हराने की ताकत समाजवादी पार्टी में नहीं, सपा अपनी हार का ठीकरा AIMIM पर फोड़ती है। भाजपा को हराने के लिए सेक्युलर दल साथ आए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस पर एक पत्र जारी करके अपना पार्टी का जो स्टैंड था उसको स्पष्ट कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव न लड़ने का एक कारण ये है कि जो समाजवादी पार्टी या अन्य दल हम पर यह आरोप लगाते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हमने आजमगढ़ और रामपुर में जब उपचुनाव हुआ था तो हमने चुनाव नहीं लड़ा, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ही वहां जीती। इससे ये स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी में हैसियत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए, मगर अपने हार का ठीकरा वो MIM पर फोड़ने का काम करती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।